सख्त भू कानून आ भी जाता है, क्या उससे उत्तराखंड की चुनौतियां, उत्तराखंड की परेशानियां खत्म हो जाएंगी? सरकार ला कानून बना ले और सख्त से सख्त कानून भी बना ले, लेकिन क्या लोग वापस आए या गांव में रहे? जब तक एक जगह पर हमारी जमीन नहीं आती तब तक कोई भी कानून बनाना, चंद जो दलाल है उन दलालों को फायदा तो हो सकता है, लेकिन किसान खत्म हो जाए। यहाँ स्टाफ चकबंदी के विरुद्ध लोगों को भड़काता रहा और बैठ बैठ कर तनख्वाह खाते रहे 6 साल तक। कि सरकार चुपचाप मौन पड़ी रही। सरकार निर्णय करती है, कमेटियां भी बनाते। अब तक जितने भी सरकारें आई है सबने कमेटी बनाई कि सरकार की नीयत सही नहीं है, सरकार का इरादा सही नहीं है, खाली भाषणबाजी हो रही है। आखिरकार उनकी नीयत केवल वोट और सत्ता पर पड़ी हुई है, जनता पर नहीं है। कि जनता ने चाहा, लेकिन जब लगातार उनकी मांग की अनदेखी होती रही तो बेचारे थक के सरकार की नीयत पर उनको जो है बिल्कुल भरोसा हट गया। जब भी चकबंदी होती है तो हर खेत की वैल्यूएशन होती है, तो इसमें कोई झगड़े का तो सवाल ही नहीं। जरूरत तो केवल ईमानदारी की है। तो ये सरकार जानकारी तो देना नहीं चाहती, उन बेचारों को दोषी कहते हैं कि ये नहीं चाहते। अरे बाबू कैसे चाहेंगे? तुम नियम कानून बना नहीं रहे हो, तुम उनको जानकारी दे नहीं रहे हो, तो ये कैसे तैयार हो जाएंगे? ये क्या अपनी गर्दन आप जैसे कसाईयों के हाथ में दे? यहाँ पर अनिवार्य की और स्वैच्छिक की बात मत करो, सीधा एक सवाल करो कि हम चकबंदी करेंगे। क्या गणेश गरीब जी अपने बच्चों को नहीं समझा पाए कि अगर वो खेती बाड़ी यहाँ पर करेंगे तो शायद उनका फ़ायदा होगा, या फिर उनको शहरों में इतने बड़े सपने दिख गए कि उनको लगा कि नहीं, यहाँ खेती बाड़ी करके कोई फ़ायदा नहीं होना, शहरों में ही हमारा जीवन है? पहले मैंने बहुत कोशिश की बच्चों, तो मेरा बेटा मेरे से एक जवाब पूछता है कि ये बताओ, दुनिया जो यहाँ छोड़कर जा रही है, क्या ये बेवकूफ़ है? तुम यह कारोबार हो, और फिर जिस तरह तुम कंगाली का जीवन जी रहे हो, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे संतान भी इसी तरह कंगाली का जीवन जिए? नहीं नहीं नहीं, गांव में तो कोई करता नहीं, मैं क्यों करूं? तो ये स्थिति है। करके दिखाओ जरा। अपने आप तो दिल्ली में स्टार्ट कर रहा है और हमको यहाँ शिक्षा दे रहा है। पर वो बात दिमाग में बात बैठी। अब मैंने दिल्ली का सारा कुछ इस बात ये नीलाम करके घर आ गया। शहरी जिंदगी आराम के मुकाबले सही है या पहाड़ की जिंदगी जिसमें बहुत सारी तकलीफ है, चुनौतियां हैं? अब फैक्ट्री वालों ने 8-10 हजार में नौकर रखे हुए, अब वो 8-10 हजार में किराया देगा या बच्चों को पढ़ाएगा, क्या क्या करेगा? ये जितनी जमीन बंजर पड़ी है ये सरकार ले, ऑक्युपाई करे सरकार। जब तक ऐसा सख्त कानून नहीं बनेगा ना, ये आवाज नहीं होने वाले, ये खंडर हो जाएंगे, भुतवा गाँव हो गए सब। नियम कानूनों का जहाँ तक सवाल है तो प्रक्रिया है, उत्तर प्रदेश से अच्छा कोई नहीं। जब हम मर जाएंगे तो तब कोई उठाने वाला नहीं होगा, नहीं बचा, और किसी को दम नहीं है। जमीन संबंधी बहुत विवाद है, वो विवादों का हल कैसे होगा जब तक कि सही प्रारूप नहीं बनेगा? मेरी आत्मा एक ही मांग करती है कि पहाड़ में चकबंदी हो जाए, हर आदमी अपने बाप दादे की जमीन पर आए, उसको विकास करे। यही मेरा सपना है, इसके अलावा कोई दूसरा सपना नहीं है। ये गांव आबाद हो, ये परिवार भटके नहीं, बल्कि अपने गांव में आराम की जिंदगी, मेहनत की जिंदगी जिए और उत्पादन बढ़ाए। उत्तराखंड में मौजूदा वक्त में मूल निवास और भू कानून को लेकर के एक आंदोलन चल रहा है। इस बीच सवाल ये उठता है कि क्या मूल निवास और भू कानून का हक अगर मिल जाता है तो क्या उत्तराखंड की सारी परेशानियां, सारी चुनौतियां खत्म हो जाएंगी? क्या सख्त भू कानून से जो ज़मीन बंजर पड़ रही है, क्या उस पर लोग खेती करने के लिए वापस आना शुरू हो जाएंगे? जवाब ये है कि शायद नहीं। और अगर हाँ इसका जवाब करना है तो उसके जवाब में आपको बताना होगा कि आपको इन खेतों की चकबंदी करनी होगी।
चकबंदी का एक आंदोलन चला 70 के दशक से। इसकी शुरुआत दिल्ली से हुई और बाद में एक शख्स जो है दिल्ली में अपना पूरा कारोबार छोड़ करके उत्तराखंड आता है, कोशिश करता है कि वो लोगों के बीच चकबंदी को लेकर एक जागरूकता फैलाए, सरकार को मजबूर करे कि वो चकबंदी लगाए। अपने 85 के बसंत पार कर चुका है और आज भी छोटी मोटी ही सही कोशिश में जुटे हुए हैं कि वो चकबंदी उत्तराखंड में ला सकें। हम बात कर रहे हैं गणेश सिंह गरीब जी की। गणेश सिंह गरीब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस इंटरव्यू में। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सीधे मैं सवालों से शुरुआत करूंगा सर। जैसे मैंने कहा कि उत्तराखंड में अभी मूल निवास और भू कानून को लेकर के बड़ा आंदोलन चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि सख्त भू कानून आना चाहिए, हिमाचल की तर्ज पर भू कानून आना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि अगर सख्त भू कानून आ भी जाता है, क्या उससे उत्तराखंड की चुनौतियां, उत्तराखंड की परेशानियां खत्म हो जाएंगी? देखिएगा, सरकार लाख कानून बना ले और सख्त से सख्त कानून भी बना ले, लेकिन हम ये कह रहे हैं उस कानून के मूल में जो जमीन का मुद्दा है वो बिना चकबंदी के कैसे हल होगा। तो ये कानून तो अब तक भी बहुत सारे लोगों ने बनाए। सरकारों ने ये लीज पॉलिसी वाला कानून बनाया, ठेका खेती की ये भी की, लेकिन क्या लोग वापस आए या गांव में रहे? बिल्कुल नहीं। तो हम ये कह रहे हैं इसके लिए अगर सरकार कानून बनाना चाहती है तो उससे पहले भूमि को, जो बिखरी हुई हमारी ज़मीन है, उसको संगठित करने के लिए चकबंदी का कानून पहले बनाना पड़ेगा। जब तक एक जगह पर हमारी ज़मीन नहीं आती तब तक कोई भी कानून बनाना, मैं समझता हूँ वो यहाँ की ज़मीन को, यहाँ की जो हमारी हैसियत है ज़मीन, उसको नष्ट करने वाला काम होगा। और चंद जो दलाल है, उन दलालों को फ़ायदा तो हो सकता है, लेकिन किसान ख़त्म हो जाएगा। किसान खत्म हो जाएगा। सर, आपने सही कहा कि चकबंदी की ज़रूरत है। और अगर हम इतिहास के पन्नों को खंगालें तो जितनी भी सरकारें उत्तराखंड राज्य बनने के बाद आई हैं, सब ने चकबंदी का समर्थन किया कि हाँ, चकबंदी आनी चाहिए। कई सरकारों ने कमेटी भी बना दी, कुछ प्रयास करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी आज हम 23वें साल में बैठे हुए हैं और गणेश सिंह गरीब भी अपना आंदोलन कई सालों से चला रहे हैं। खैर, हम गणेश सिंह गरीब जी की जीवन यात्रा पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले चकबंदी को जानने की कोशिश करते हैं। तो सर, सरकारें जो है, जो भी सरकार आई, समर्थन किया कि चकबंदी होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी चकबंदी आज तक नहीं हो पाई है। क्या वजह आप देखते हैं इसके? देखिए, कारण जो है इसके पीछे सरकारों की बदनीयती है। क्योंकि जितने भी सरकारें आई 90 के बाद, 90 में सबसे पहले नारायण दत्त तिवारी जी उत्तर प्रदेश, उस वक्त तो उत्तर प्रदेश में थे हम लोग, तो उस वक्त तो मुख्यमंत्री थे और उन्होंने जब इसको बिल्कुल ज़रूरी समझा तो उन्होंने फटाफट उसको निर्णय लिया चकबंदी करने का। उसके लिए बजट भी स्वीकृत किया और स्टाफ तैनात करके पौड़ी और अल्मोड़ा में 2 कार्यालय खोल के यहाँ स्टाफ तैनात कर दिया, स्वीकृत किया, लेकिन उसको प्रैक्टिकल शेप में देने के लिए चुपचाप खामोश बैठ गए। यहाँ स्टाफ चकबंदी के विरुद्ध लोगों को भड़काता रहा, यहाँ तक कि स्वयं मेरे विरुद्ध भी लोगों को भड़काता रहा और बैठ बैठ कर तनख्वाह खाते रहे 6 साल तक। लेकिन बड़ा अफसोस हम लोगों को हुआ कि सरकार चुपचाप मौन पड़ी रही। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसका कारण कौन है। सरकार की बदनीयती है और खाली ये एक औपचारिकता के रूप में सरकार निर्णय करती है, कमेटियां भी बनाती है। अब तक जितने भी सरकारें आई है सब ने कमेटी बनाई और सब कमेटियों में मुझे भी सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया। और खाली मुझे नॉमिनेट इसलिए किया कि इसको भी इन्वॉल्व किया जाए, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सारी बातें ऐसी है जो कि ये साबित करती हैं कि सरकार की नीयत सही नहीं है,
सरकार का इरादा सही नहीं है, खाली भाषणबाजी हो रही है और आखिरकार उनकी नीयत केवल वोट और सत्ता पर पड़ी हुई है, जनता पर नहीं है। नहीं जनता है। उजड़ते जा रहे हैं, वो तमाशा देखते जा रहे हैं। तो इसका हल तो मैं समझता हूँ ईमानदार कोई शासक आए तो तभी संभव है। तभी संभव है। सर, एक सवाल जो उठता है, जो सरकार की तरफ से एक तर्क दिया जाता है या फिर जो चकबंदी के विरुद्ध में खड़े हैं उनकी तरफ से तर्क दिया जाता है कि लोग खुद जो है चकबंदी के लिए तैयार नहीं है। तो क्या यहाँ पर लोग गलत नहीं हो जाते? देखिएगा, लोग ये कहना कि भाई लोग नहीं चाहते, मैं कहूँगा ये तर्क बिल्कुल गलत है। अगर ये तर्क जनता नहीं चाहती तो सैकड़ों गांवों के प्रस्ताव सरकार को कैसे जाते? यस। सैकड़ों रैलियां तक हमने की, वो कैसे करते? बिना जनता के तो नहीं हो सकता। गांव गांव से मांगे उठी और वो सारा कुछ अध्ययन के बाद सरकार ने इस पर निर्णय लिया, कमेटियां भी बनाई। तो ये इस बात का साबित करती है कि जनता ने चाहा, लेकिन जब लगातार उनकी मांग की अनदेखी होती रही तो बेचारे थक्के तब थकार सो गए। करके बैठ गए। सरकार की नीयत पर उनको जो है बिल्कुल भरोसा हट गया। तो भरोसा हटने के बाद तब उन्होंने कुछ बोलना, आजकल तकरीबन शांत है। शांत हैं। सर, एक और जो तर्क दिया जाता है चकबंदी के विरोध में, वो ये कहा जाता है कि चलो आप चकबंदी कर लीजिए, पर मेरी खेती जो है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, अगर चकबंदी होगी तो मेरे जो उपजाऊ खेत है वो मेरे हाथ से चले जाएंगे। क्या ये तर्क सही बैठता है, फिट बैठता है इस परिभाषा में? ये तर्क बिल्कुल गलत है। ये वो लोग कहते हैं जो चकबंदी के विषय में जिनको जानकारी नहीं है। चकबंदी का कानून है बाकायदा, बिना कानून के तो कोई काम होता नहीं है, जवानी तो होगा नहीं। सही बात है। तो हमेशा जब भी चकबंदी होती है तो हर खेत की वैल्यूएशन होती है। हर खेत की वैल्यूएशन होगी, भाई कोई 1 आना भर होगी, कोई 10 आना भर होगी, कोई 8 आना भर होगी, कोई 16 आने भर होगी। तो ये वैल्यूएशन पहले बाकायदा मूल्यांकन किया जाता है एक एक खेत का, तब जिसका मूल्य बनेगा उतने मूल्य की वहाँ पर ज़मीन दी जाएगी जहाँ पर उसकी सबसे ज़्यादा ज़मीन है। तो इसमें कोई झगड़े का तो सवाल ही नहीं। हम तो गांव गांव बैठकें की, गांव गांव की सब बातें लोगों को बताई कि भाई ये कानून है उत्तर प्रदेश का और वही देश का है। तो वो कानून के आधार पर ये जानकारी है, लेकिन यहाँ के लिए अगर उसमें कुछ संशोधन की ज़रूरत होगी तो किया जाना तो चाहिए। वो किया जा सकता है। ज़रूरत तो केवल ईमानदारी की है। सही बात है। सर, एक जो चकबंदी की जब हम बात करते हैं तो एक चीज़ ये होती है कि कई लोगों को मैंने पूछा कि चकबंदी आपको पता है क्या होती है, तो लोग अनभिज्ञ हैं, उनको पता नहीं है चकबंदी के बारे में। क्या सरकार को नहीं चाहिए कि वो कानून बनाने के साथ जागरूकता कार्यक्रम करे? सिर्फ क्या नियम बनाने से काम पूरे हो जाएंगे? देखिएगा, चकबंदी का कानून ये कहता है, कानून बनते क्योंकि हमने तो अध्ययन किया। उत्तर प्रदेश का चकबंदी मैनुअल लाए, हिमाचल प्रदेश का लाए, सब अध्ययन किया। जब भी सरकार चकबंदी का निर्णय करती है सबसे पहले जनता को जानकारी देती है उनको। तो यहाँ तो सरकार की तरफ से कभी प्रचार किया ही नहीं गया, कोशिश ही नहीं हुई गई। कोशिश ही नहीं की गई। अरे भाई, जब बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं तो उसको आ का पढ़ाते हैं या नहीं? सही बात है। अब बिना पढ़ाए हम कहें कि पास हो जा तो कैसे होगा? तो ये सरकार जानकारी तो देना नहीं चाहती, उन बेचारों को दोषी कहते हैं कि ये नहीं चाहते। अरे बाबू, कैसे चाहेंगे? तुम नियम कानून बना नहीं रहे हो, तुम उनको जानकारी दे नहीं रहे हो, तो ये कैसे तैयार हो जाएंगे? ये क्या अपनी गर्दन आप जैसे कसाईयों के हाथ में दे दी? ये चीज़ तो ये सवाल है। इसलिए ये
सारी बहानेबाजियां है। बहानेबाजियां हैं। दूसरा सर एक चीज़ ये है कि जब बात करते हैं कि दो तरह से चकबंदी होती है देश में, कई राज्य हैं जो अनिवार्य चकबंदी भी करते हैं और कई जगहों पे स्वैच्छिक भी है। क्या उत्तराखंड में अनिवार्य चकबंदी नहीं की जा सकती? देखिएगा, यहाँ पर हमने जब कमेटियाँ आती बनी, वहाँ पर बातें हुई, हमने कहा भाई देखो, यहाँ पर अनिवार्य की और स्वैच्छिक की बात मत करो, सीधा एक सवाल करो कि हम चकबंदी करेंगे। अब जिस गांव में अधिकतर लोग 50% से अधिक लोग चकबंदी चाहते हैं, वहाँ अनिवार्य कर दो। कर दीजिए। भाई जिस गांव में 2-4 विरोधी है, उनको विरोध तो खत्म तभी होगा जब कानून बनेगा। कानून के बिना तो एक भी विरोध में खड़ा होगा तो आप कुछ नहीं कर तो पाओगे। तब भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए कानून तो बनाना ही पड़ेगा। हमारे गांव में प्रस्ताव बना, हमारे गांव में करीब 65-70 परिवारों ने प्रस्ताव भेजा था और डीएम ने स्वैच्छिक के लिए यहाँ स्टाफ भी भेजा था। उस टाइम की बात बता रहा हूँ। लेकिन केवल एक आदमी के विरोध के कारण वो काम नहीं हो पाया, ठप हो गया। 2 दफे प्रयास किया डीएम ने स्टाफ को यहाँ भेजकर, लेकिन दोनों दफा वही एक आदमी विरोध पे खड़ा हो गया और कहता है चकबंदी की बात होगी तो यहाँ खून का चार हो जाएगा, क्योंकि उसका दलबल था। उठ कर दिया। तो एक आदमी के विरोध में इस तरह से हुआ। नियम कानून जरूरी है। तो बिना नियम के देखिए, हम एक स्कूल चलाना चाहते हैं या कुछ भी, तो बिना नियम कानून के तो कुछ हो ही नहीं सकता। सही बात है। नियम कानून तो बनाना ही पड़ेगा। अब एकदम। सरकार कहे कि बिना कानून के, तो बिना कानून के तुम तानाशाही करना चाहते हो या? ये है। तो हम तो भाई लोकतांत्रिक तरीके से बात कर रहे हैं, लोकतांत्रिक सरकार के सामने अपनी बात रख रहे हैं, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। दिया जाना चाहिए। सर 2020 मतलब पिछले साल ही हमारी धामी सरकार ने कहा कि वो चकबंदी लाने के लिए अब कोशिश कर रही है, प्रतिबद्ध है। मुझे एक आपसे जानना है, क्योंकि आप इतने सालों से इस पे काम कर रहे हैं और आगे हम आपके बारे में भी, आपके सफ़र पर भी बात करेंगे। चकबंदी अगर सरकार लाना चाहती है तो किन किन चीज़ों, क्या क्या शर्तें, क्या क्या नियम उसमें होने चाहिए, एक प्रारूप क्या हो सकता है सर उसका? देखिएगा, पहले तो सरकार अपनी नियत साफ रखे, प्रतिबद्ध हो जाए कि करना है, क्योंकि जब तक संकल्प नहीं लेंगे तब तक कोई काम नहीं होगा। तो सरकार संकल्प ले कि हमने करना है, पहली बात। दूसरी बात, करना है तो मीटिंग बुलाए जानकार लोगों की, जानकार लोगों को बुलाए और बोले कि भाई हम चकबंदी करना चाहते हैं, लेकिन बताइए क्या क्या तरीके हो सकते हैं। वो राय देंगे तो उस पर एक राय बनेगी, उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना है, तो सब बात होगी। उसके लिए मैंने तो सब कुछ लिख के दिया सरकार को। तो मैंने कहा उसमें जनप्रतिनिधि भी होना चाहिए, उसमें विशेषज्ञ जो चकबंदी के हैं वो भी होने चाहिए, उसमें जितने भी संबंधित लोग हैं, अधिकारी है, वो सब होने चाहिए। तो इस तरह ये कोशिश की थी हरक सिंह रावत जी ने। सन 3 में जो राजस्व मंत्री थे, तो उन्होंने मेरी बात पर मीटिंग की सचिवालय में। उसमें पौड़ी का और अल्मोड़ा का जो कमिश्नर थे वो भी सम्मिलित थे। ओके। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, वहाँ के लोग वहीं थे और यहाँ के लोग हम यहाँ थे। उसमें सर्वसम्मति से इस पर निर्णय किया गया था और इसीलिए तब एक कमेटी बनाई गई कि ये कमेटी तब कही किस तरह होना चाहिए, बाकायदा उसके भी मेरे पास सब कटेंगे। तो लेकिन वो भी कुछ दिन के बाद क्या हुआ, ये राजस्व मंत्री के नेतृत्व में कमेटी बनी, मुख्यमंत्री ने उनको मंत्री पद से हटा दिया। बात वहीं खत्म हो गई। वो खत्म। उसमें
सुभाष कुमार जी यहाँ कमिश्नर, वो बड़े समर्थक थे मेरे, वो ही बहुत मानते थे। और यहाँ से वो राकेश शर्मा थे, आपके कुमाऊं के कमिश्नर, दोनों कमिश्नर को, बल्कि उस मीटिंग के दौरान जब बात आई तो उसने, हरि सिंह रावत जी ने पूछा उनको कि गरीब जी की बात सुनी है आपने? बोला हाँ मैंने सुनी है। तो क्या विचार है आपका? कहते जी गरीब जी ने जो कहा उसमें कहीं कुछ कमी नहीं है, बिल्कुल वो होगा और होना चाहिए। तो कुल मिला के सब समर्थन हुआ। लेकिन सारी बात यह है कि मुख्यमंत्री कोई बेईमान है तो कोई मंत्री बेईमान है, तो कहीं ना कहीं बेईमानी हो रही है। और उसी वजह से चकबंदी का जो है हाँ, उत्तराखंड में कहीं लटका होने हुआ। पर लटका हुआ है। लटका हुआ सर चकबंदी आपने भी शुरुआत आपने की उत्तराखंड में, और आपने जो प्रयोग शुरू किया उसकी स्थिति में बताइए, क्या फ़ायदे हुए, क्या नुकसान हुए, और अब किस स्थिति में है वो? देखिएगा, जब मैंने यहाँ प्रयोग सबसे पहले प्रयोग किया तो पहले खेतों को बनाया, इसमें मैंने सब्जी उत्पादन किया पहले और फलों के पेड़ लगाए। फिर जब तक पेड़ फल देने लायक नहीं बने, मैं सब्जी का भी उसमें काम करता था। उस टाइम पे मेरे घर पे आते थे लोग सब्जी लेने के लिए। 2 रुपए किलो आलू बेचता था मैं, और 2 रुपए किलो आलू मूला, ये दो विशेष कर, ये दो चीज़ें। उसके बाद फिर फल देने लग गए पेड़, तो उसमें कुछ तो पेड़ सरकार की गलती के कारण कोर्ट में जाना पड़ा तो वो चक्कर पड़ा, लेकिन कुछ पेड़ जैसे प्लम है, खुमानी है, आड़ू थे, कुछ पेड़ फल देने लगे। तो उनके विपणन के लिए मैंने व्यवस्था की, जहाँ भी बिक सकता था बेचा, लोगों ने खरीदा खूब, मेरे घर में तक लोग आए लेने को। तो कुल मिला के उसी में, मैं तो बेरोजगार आदमी था, ना मैंने नौकरी की ना कुछ की, इनकम का कोई साधन और था नहीं, तो इसी पे मैंने नमक रोटी जो भी खाई, इस पर मैंने अपना गुजारा किया। तो सर वो टाइम ऐसा था, जी। तब तो मेरे बच्चे भी साथ में थे, आज तो हम बूढ़े बुढ़िया दोनों है ना, बहू थी, सब कुछ थे, तो तब भी खर्चा चला। भाई अपने सीमित खर्चे करके अगर हम लोग जीवन चलाए तो सब कुछ हो सकता है। और लग्जरियस जीवन चाहते हो तो भाई तब तो यहाँ नहीं होगा, तब तो आपको शहरीकरण में ही विलायत भागना जाना पड़ेगा। पड़ेगा। सही कहा आपने। तो ये सर क्योंकि अब आप उस उम्र के उस पड़ाव में पहुंच चुके हैं जहां पर कोई काम करना, शारीरिक परिश्रम करना आपके लिए संभव नहीं है। तो जो चक आपने बनाए हुए हैं, जो हम आपके पीछे भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी हैं, फिर वहाँ पर आपने वाटिका बनाई हुई है अपनी, उन अब क्या स्थिति है? क्या उनमें कुछ उग रहा है या बंजर हो चुके हैं? असल में अब सामर्थ्य तो है नहीं, अब बैठ बैठ के थोड़ा, अब क्योंकि समय पास करने के लिए थोड़ा सा सब्जी वगैरह लगा देते, मटर लगा दिया, धनिया लगा दिया, प्याज लगा दिया, है ना, इस तरह मूला है, कुछ में अपने ज़रूरत के लिए थोड़ा बहुत हम लोग खोद लेते, बाकी इससे बाकी सामर्थ्य ही नहीं है। सिर्फ अपने लिए कर पाते हैं आप? हाँ, अपने लिए अब तो सवारी नहीं रही। इस उम्र में देखिए, 88 साल की उम्र में हम क्या कर सकते हैं। 82 साल के हमारी पत्नी और 28 साल का मैं, अब दोनों की स्थिति आप ही अंदाजा लगाइए, नहीं संभव हो सकता है ना। तो पिछले 10 साल से गाय तक पाल नहीं पा रहे हम लोग, क्यों उसको बांधने, उसको घेरने के लिए भी ताकत चाहिए। जब नहीं बस का हुआ तो गाय भी छोड़नी पड़ी। तो कुल मिला के बूढ़े लोग तो अपना बिस्तर भी झाड़ दे, वही भी गनीमत है। सही बात, बिस्तर लगाने के लिए भी हमको हेल्पर चाहिए, खाना पकाने के लिए चाहिए, सही बात है। लेकिन वो मजबूरी में कर रहे हैं, कर रहे हैं। खिचड़ी उजड़ी बना के गुजारा कर रहे हैं। तो ये स्थिति है आज। सर मैं हम आपके जीवन पे भी बात करना चाहते हैं, उस पे आने से पहले आखिरी सवाल रखना चाहूँगा कि आप दोनों हैं पति पत्नी, यहाँ पर अकेले रह रहे हैं, मैं देख सकता हूँ। बच्चे भी आपके कहीं ना कहीं पलायन ही कर गए, मैं यही कहूँगा, पलायन कर गए हैं। क्या गणेश गरीब जी अपने बच्चों को नहीं समझा पाए कि अगर वो खेती बाड़ी यहाँ पर करेंगे तो शायद उनका फ़ायदा होगा, या फिर उनको शहरों में इतने बड़े सपने दिख गए कि उनको लगा कि नहीं, यहाँ खेती बाड़ी करके कोई फ़ायदा नहीं होना है, शहरों में ही हमारा जीवन है? देखिए, बच्चों का जहाँ सवाल है,
पहले मैंने बहुत कोशिश की बच्चों को। तो मेरा बेटा मेरे से एक जवाब पूछता है कि ये बताओ, दुनिया जो यहाँ छोड़कर जा रही है, क्या ये बेवकूफ़ है? तुम यह कारबर हो। और फिर जिस तरह तुम कंगाली का जीवन जी रहे हो, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी संतान भी इसी तरह कंगाली का जीवन जिए? तो सवाल ये है कि सरकार की तरफ से किसानों को मोटिवेट नहीं किया गया, उनको नई नई जानकारी नहीं दी गई, उनको सुविधाएं नहीं दी गई। जब बिखरे खेतों को संगठित करने के लिए सरकार तैयार नहीं है, तो और बातें तो होती रहेंगी, दूर की है। होती। तो ये स्थिति है। हर बच्चा देखता समाज को, समाज कहेगा तो वो भी करेगा, लेकिन अगर समाज में कोई करता ही नहीं है तो वो क्यों करेगा? वो विमुख हो जाता है देखा चीज़ों से। वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, गांव में तो कोई करता नहीं, मैं क्यों करूं? तो ये स्थिति है। बल्कि ऑडियंस को ये जानना चाहिए कि गरीब जी जिस सवाल उनके बेटे ने उनसे पूछा, लगभग यही सवाल कई नौजवान जो उत्तराखंड का है वो अपने बूढ़े माँ बाप से पूछता है और सोचता है कि शहरों में उसको बेहतर ज़िंदगी मिल जाएगी। और कहीं ना कहीं ये फैक्ट है, हम इस चीज़ को स्वीकारें या ना स्वीकारें, पहाड़ प्रेम एक अलग चीज़ हो सकती है, लेकिन जैसे गरीब जी ने कहा कि जब तक सरकार की नीयत नहीं होगी, जब तक पहाड़ की खेती को चक में या फिर आप उसका विकास नहीं करेंगे, तब तक यहाँ पर कोई रुकने वाला नहीं है। प्रोत्साहन की ज़रूरत है। तो इसी वजह से जो नौजवान है उत्तराखंड का, वो अब बाहर जाता जा रहा है। बुज़ुर्ग बचे हैं क्योंकि उन्हें अपने पहाड़ों से प्यार है, क्योंकि उन्हें अपनी खेती से प्यार है। गणेश जी, आप थोड़ा सा ज़रा, आप 88 साल के हो गए हैं एंड भगवान की दया से आप स्वस्थ हैं, अभी भी बढ़िया ढंग से बैठ पा रहे हैं, चल पा रहे हैं और ख़ुद अपने आप को संभाल रहे हैं। सर, मैं बात करना चाहूँगा, आप शुरुआत में आपकी जीवन यात्रा की करना चाहूँगा। गणेश सिंह गरीब जी का जन्म कहाँ हुआ, कैसा बचपन रहा, किस तरह की स्थितियाँ और परिस्थितियाँ रहीं? देखिएगा, हमारा जीवन जो है ग्रामीण जीवन ही रहा। गांव में पैदा हुआ, गांव में ही पढ़ा, और जब यहाँ से हम लोग मिडिल तक स्कूल थी उस टाइम पे, तो मिडिल करने के बाद तब दिल्ली चले गए भाई के पास, बड़े भाई के पास। और तब वहाँ पर प्राइवेट मैंने हाई स्कूल का दिया, पास किया बोर्ड से। तो प्राइवेट में चलो पास हो गया, तो पिताजी को खुशी हुई कि चलो पास हो रहा है, तो उन्होंने देहरादून में इंटर में भर्ती कर दिया। तो डीएवी इंटर कॉलेज में मैं इंटर में वहाँ पढ़ाई की, और तब इंटर के बाद तब दिल्ली चला गया कि अब नौकरी करनी है, क्योंकि चक्कर तो वही। अब वहाँ गए तो भाई साहब ने कहा, भाई क्या करना चाह रहा है? मैंने अब दिमाग में तो कुछ आ ही नहीं, क्या करूँ? तो उन्होंने साइकिल दे दी कि साइकिल है, घूमो और घूम के फैसला करो। तो घूम के मेरे दिमाग में आए, क्या रेडियो को भी व्यवस्था कैसे है, रेडियो कैसे बनता है? तो मैंने घर में आके कहा कि मैं रेडियो काम करना चाह रहा हूँ। अच्छा। कहते कहाँ करना है? तो मैंने कहा मैंने इंस्टीट्यूट भी देख लिया है। उन्होंने कहा ठीक है जा। वो फीस दे देते थे, उनको पता नहीं है कहाँ जा रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, बस उन्होंने पैसा देना और बाकी मैं जानूँ मेरा। तो मैंने वहाँ पर अपनी पढ़ाई पूरी की। हाँ, इस तरह से काम सीखा। फिर दुकानों पे गया, वहाँ कुछ दिन तो फ्री काम किया, सीखता रहा। फिर एक फैक्ट्री में गया तो थोड़ा तनख्वाह मिली। तो इस तरह करते करते कुछ दिन तो मैंने रेडियो बनाने सीखे। तब उसके बाद दिमाग में बात आई कि मैं अपनी दुकान क्यों नहीं खोलूं, स्वावलंबन की बात थी। तब मैंने अपनी दुकान खोल दी, रिपेयर और मैन्युफैक्चरिंग की। तो रिपेयर और मैन्युफैक्चरिंग का काम मैंने 20 साल तक किया। ओके। पहले कोटला में दुकान खोली, उसके बाद लोधी कॉलोनी में। तो कारोबार अच्छा चल रहा था? हाँ, ठीक चल रहा था सब कुछ। लेकिन जब मेरे दिमाग में ये आया कि यार यहाँ हमारे भाई बंधु सब होटलों में, कैंटीनों में काम कर रहे हैं और इनकी ज़मीन सब बंजर पड़ रही है। सर, इस पे आएंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है जिस पे आप बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक और सवाल मैं आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ उस पर बात करना चाहूँगा। आपकी जीवन संगिनी भी आपके साथ बैठी हुई हैं। आपकी शादी कब हुई और किन हालातों में शादी हुई है?
मेरी शादी हुई है करीबन 60 में हुई, 60 सन 60 में। और बड़े वही अपने गांव का जो रीति रिवाज होता है, खूब बैंड बाजे मंगाए गए स्पेशल, खूब धूम धड़ाका से हुआ, है ना। और करीबन 2 साल तक तो ये यहीं रहे। गांव और में मैं वहाँ मैंने दुकान खोल दी। जब दुकान खोल दी 2 साल के बाद, तब ये मेरे साथ, तब से तो 20-22 साल तक वहाँ आप दिल्ली में ही रही दिल्ली में। दिल्ली में ही रहे, है ना। बच्चे भी मेरे करीबन 15-16 साल के, 14 साल के हो गए थे, दो बेटे मेरे। अच्छा, लेकिन जब ये भूत सवार हुआ मेरे दिमाग में चकबंदी का, तो मैंने सब बेचना शुरू कर दिया वहाँ। सर ये इस पे ये बात करने से पहले ये बताइए कि चकबंदी आपके दिमाग में आई कहाँ से? क्योंकि आप अपने रेडियो का कारोबार आप कर रहे थे, बहुत सफलतापूर्वक अपनी रोजी रोटी चल रही थी आपकी। कहाँ से ये ज़हन में आया कि भाई चकबंदी करनी चाहिए? अब देखिएगा, ये क्योंकि मैं वहाँ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी था, मार्केट का सेक्रेटरी था, तो मीटिंग वगैरह करता था। उसी तरह फिर गढ़वालियों को संगठित करने के लिए हमने एक संगठन बनाया, अच्छा, प्रगतिशील गढ़वाली संगठन, ओके, है नी। और हेमवती नंदन बहुगुणा जी केंद्रीय मंत्री थे उस वक्त, जनता पार्टी का राज था, तो उनको हमने संरक्षक, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, संरक्षक बन गए। क्योंकि उसमें काफ़ी लोग जुड़ गए। कार्यक्रम हमारा ऐसा था ईमानदारी से। तो ये भूल गया मैं दिमाग। तो हम बात कर रहे थे कि चकबंदी का आपके हाँ, दिमाग में ज़हन में हाँ। कैसे आया? तो वहाँ जब मैं, क्योंकि कॉलोनी में जाना साइकिल से, मैं तो पूरा भ्रमण करता था, तो देखा कि अब मेरे अधिकतर भाई किचनों में, जाफरियों में बाल बच्चों सहित रह रहे हैं, कैंटीनों में काम कर रहे हैं, होटलों में काम कर रहे हैं। दिमाग में आता था यार क्या करें, ये तो वहाँ तो जमींदार थे और यहाँ ये शरारत में है। तो अगर हमारी एक ही जगह पर होती तो इनको ये करना नहीं पड़ता। फिर हिमाचल के लोगों के साथ मेरा इंटरव्यू हुआ, तो भाई तुम्हारे यहाँ चकबंदी हुई क्या? यार हमारे यहाँ तो बस ठीक है, बगीचा बना दिया, चकबंदी हो गई। तो उनसे भी थोड़ा कुछ सीखा है। तो इस तरह से इसके लिए दिमाग में आए कि चकबंदी होनी चाहिए। फिर प्रस्ताव रखा अपनी प्रगतिशील गढ़वाली संगठन के सामने, प्रस्ताव रखा ये होना चाहिए अगर हम गढ़वाल का विकास करना चाह रहे हैं, क्योंकि गढ़वाल का विकास हमारा लक्ष्य था उस संस्था का। तो सबने कहा हाँ यार ठीक है, इसके लिए भी लड़ा। तो पहले सर्वे करो। तो सर्वे करने के लिए उन्होंने, अध्यक्ष जी ने जो है चिट्ठी बनाई कि आप जो है सर्वे करिए, करके रिपोर्ट दीजिए। तब मैं यहाँ आया। 3 ब्लॉकों का सर्वे किया मैंने, कलजीखाल ब्लॉक, कोट ब्लॉक और पौड़ी ब्लॉक। ओके, 3 ब्लॉकों में मैंने कुछ गाँव में बैठकें की। सबसे पहले अपने ही गाँव में बैठक की। जब अपने गाँव में बैठक की तो जो प्रधान थे उस वक्त, वो जो है पैमाइश में सर्वेयर थे, जानते थे। उन्होंने कहा अरे ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। वो चाचा लगते थे हमारे, ये तो ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो मैंने ठीक है प्रस्ताव, हाँ ठीक है प्रस्ताव। उन्होंने प्रस्ताव बना के सरकार को 2-2 प्रति में प्रस्ताव बना के, इस तरह फिर दूसरे गांव में गया, तीसरे गांव में, तो उसके लिए 5-7 गाँव में बैठकें की। तो 2-4 गाँव में प्रस्ताव बन गए। उनकी एक प्रति मैंने डीएम को पास कर दी। तो इस तरह से तब वहाँ गया, उनको कहा भाई देखो ये है। तो उनको ये हुआ यहाँ चाहती है जनता, चाहती है, पहले ही झटके में ये प्रस्ताव ले आया है। हाँ। तो तब मैंने, तो उन्होंने कहा भाई कैसे होगा, अब प्रैक्टिकल की बात है। लोगों ने कहा भाई खुद करके दिखाओ तो बात बने। तब मैं गांव में आया ना, गांव में रखी मैंने बात, कहता है खुद करके दिखाओ, तब मालूम हमको भाषण दे रहे हो तुम, करके दिखाओ जरा। अपने आप तो दिल्ली में स्टार्ट कर रहा है और हमको यहाँ शिक्षा दे रहा है। पर वो बात दिमाग में बात बैठी। अब मैंने दिल्ली का सारा कुछ देशवासी नीलाम करके घर आ गया।
समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से ये रूटीन चली। हालांकि कई लोगों ने कहा यार तुम जो है कि गलत कर रहे हो, बच्चों के लिए रहने देते हो। अरे मैंने कहा उन्हीं के लिए तो हम वहाँ चकबंदी कर रहे हैं। अगर दुकान रहेगी तो क्यों आएगा? सही बात है। इसलिए यहाँ टिकने का साधन ही नहीं रखना है इनको। पुल तोड़ना है, पारी ना आए, तो पुल तोड़ने का काम किया मैंने। काम किया आपने सर। क्योंकि आपने बहुत बड़ा फैसला लिया था और आज भी पहाड़ से जो दंपति बाहर जाता है वो ये कहकर जाता है कि मुझे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छी परवरिश देनी है। आप क्योंकि आप उम्र के उस पड़ाव में हैं जहाँ पर इंसान जो है अपने अनुभवों को समेटता है। सर क्या उस फैसले को लेकर के कोई पछतावा आज होता है? लगता है कि क्या गलती कर दी, वैसा नहीं करना चाहिए था? देखिएगा, कई लोग कहते हैं मेरे को, अरे यार तुम आज दिल्ली में होते तो तुम आज लाखों पति होते, यहाँ तुम क्या कर। अरे मैंने कहा सुनो, तुम दिल्ली में रह के क्या किया? पैसा कमाया ना, लेकिन जनता में नाम भी कमाया तुमने। ट्रू, वेरी ट्रू। आज मैंने कहा पूरा उत्तराखंड मुझे जानता है और अच्छे तरह से जानता है, सब सम्मान करते हैं। मैं जिस गांव में भी जाता हूँ वो पैसा भी देते हैं, समर्थन भी देते हैं, है ना, सरकारें भी तैयार है। तो ये सब कुछ करोड़ों रुपया खर्च करके भी नहीं मिलता आपको। तुम्हारा पैसा क्या कर रहा है? आज झगड़ा हो रहा है पैसे के पीछे तुम्हारा, बेटे बेटे में झगड़ा। तो मैंने कहा देखो हम यहाँ प्रसन्न है, दुनिया जो आ रही है अब आप लोग आए। अरे भाई जो आता मेरे को मिलने के लिए यहाँ आ रहा है ना। अगर मैंने ये ना किया होता तो क्यों आते आप? क्यों आते? सही बात है। खाली अपना ही पेट पूजा की बात होती। तो कुल मिला के ये है, ये चीज़ समाज में स्थान बनाना और जनहित की बात करना, उसके लिए संघर्ष करना। आज सरकार भी जानती है कि गरीब कौन है, सरकार भी गरीब की बात को नाट नहीं करती। तो इतना नाम कमा लिया, काम कमा लिया। अब सर इस नाम कमाने की शुरुआत आपने एक बहुत बड़ा चैलेंज हाथ में लेकर शुरू की थी। जब आप गांव आए, हम जहाँ पर बैठे हुए हैं, ये आपने पूरी ज़मीन लोगों से ली। कैसे आपने लोगों से ली? क्योंकि आपकी उपजाऊ ज़मीन थी, उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या आपको अपनी उपजाऊ ज़मीन इसके लिए देनी पड़ी? किस तरीके से आपने चक तैयार किया? देखिए उसके लिए क्या हुआ, ये ज़मीन थी 10 परिवारों की ज़मीन है, 10 परिवारों। उन 10 परिवारों को मैंने छांट के धान वाले खेत दिए उनको, बड़े बड़े। तो लिखित हुआ, क्योंकि सर्वेयर तो हमारे प्रधान से ही उन्होंने लिखा ऐसे कि फलाने खेत के बदले फलाना खेत, ये करके घरेलू लेखक प्रधान की मोहर के साथ। वो मेरे पास भी है। तो वही है, घरेलू आपस में संटवारा करके हमने लिखत कर दिया, कब्जा दे दिया कि भाई अब इसके बाद तुम्हारी ज़मीन में सोना आए, पैदा हो, कुछ हो, कोई नहीं करेगा। तो वो हमारे खेत कर रहे हैं तब से। अब लगाइए सन 81 में ये काम हुआ, 81 से लेकर अब तक वो भी खुश है और हम भी खुश हैं। अब जहाँ तक आप मुझे बता रहे थे कि जो ज़मीन आपने ली उसमें काफ़ी ज़्यादा बंजर भी थी, तो क्या मतलब कैसे उस बंजर ज़मीन को आपने हरा भरा किया? कैसे, किस तरह की मेहनत आपको शुरुआती दिनों में उस ज़मीन पर जो है आपको करनी पड़ी? क्या मतलब कैसी मेहनत उसमें लगी आपकी? ये सारी ज़मीन जो है ना, ऊबड़ खाबड़, ये जो है ये पूरी ज़मीन 40 साल से बंजर पड़ी थी। यहाँ से ये नाला था वो सब उजाड़ फुजाड़ था, नीचे से एक एक करके खेत तैयार किया मैंने। बाकायदा नेपाली जब भी आते थे सीज़न में, वो पूरा सीज़न यहाँ मेरे साथ रहते थे, तो मैं उनके साथ काम करता था। तो पुश्ते लगा के हर साल जाड़ों में ये काम होता था। तो खेत जब तैयार, जो भी खेत तैयार किया, उसमें हम आलू लगा देते थे, मूला लगा देते, उसमें खूब पनपा, ताज़ी ताज़ी मिट्टी थी ना, तो खूब हुआ। तो इसी तरह सब लालच बढ़ता गया, खेत बनते गए, तो हमारी सब्जी पैदा हो गई और जीवन यापन भी उससे होने लगा। जीवन यापन हो रहा है। लोग बाहर से जगह जगह से जो है यहाँ सब्जी लेने के लिए आते थे,
कोई टमाटर ले रहा है, कोई फल ले रहा है, कोई मूला ले रहा है, कोई आलू ले रहा है। क्योंकि ये 2 रुपए किलो था उस वक्त, समय था ना उस वक्त। सही बात है। तो 2 रुपए किलो मूला और 2 रुपए किलो ही आलू देते थे हम। तो ये सर क्योंकि आप जो है मतलब आपने आपकी जीवन यापन इसी पर चल रहा था जी हाँ। आपका, चकबंदी भी आपने कर दी और थी। पशुपालन भी, 5 5 गाय रहती है हमारी, बैल थे, है ना, बाकायदा बैलों से जुताई होती थी। अब खुद हल लगा समय है, तो 2 खेत करके हमने तैयार किए, इस तरह से वो बंजर जो है आबाद हो गया। आबाद हो गए सर। क्योंकि चकबंदी का सबसे पहला एग्जाम्पल आपने पहाड़ में कम से कम लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। जब समितियां बनी, सरकार ने समितियां बनाई और जब प्रस्ताव पास किए गए कि चकबंदी होनी चाहिए, क्या सरकार का कोई अधिकारी आपकी तरफ से जो चक तैयार किए गए थे उन्हें देखने आया, उनसे प्रेरित होकर कुछ करना चाहा? बहुत आए, उद्यान विभाग, कृषि विभाग के लोग यहाँ पर बहुत चक्कर काटे उन्होंने, है ना। लेकिन लिखा भी, सरकार को भी कहा, लेकिन सवाल यही है ना कि उनकी बात को भी वही अनदेखी हो गई, कुछ कहीं सुना ही नहीं। वो किसान रथ चलते थे, किसान रथों में भी प्रस्ताव पारित होते थे, वो भी समर्थक थे कि गरीबी की बात जो है सही था, ये होना है। तो ये सब हुआ है, लेकिन सरकार की नीयत ने सारा गुड़ गोबर कर दिया। सही बात है, मतलब नीयत जो है अभी भी साफ नज़र आ नहीं रही है, ये चीज़ है सर। क्योंकि गणेश सिंह, मेरे ख्याल से आप जन्म से तो गणेश सिंह नेगी थे शायद, जहाँ तक मुझे जात के नेगी हैं। गरीब शब्द नाम के साथ जुड़ने का क्या कारण देखिए, है? असल में इसके पीछे एक है साइकोलॉजी, समझिए, कुछ भी यही सोच ये है कि मैं गरीबों को उत्थान के लिए काम करता हूँ, तो गरीबों का उत्थान वही चाहेगा जो गरीबी देखी, तो गरीब बनकर ही गरीबों का उत्थान करने का ध्येय था मेरा। इसीलिए मैंने नेगी जो है ओमिट कर दी। मैंने कहा भाई जात ये झगड़े की जड़ है, मैं गरीब, मेरे को बोलो गणेश गरीब, गणेश गरीब है, खत्म। तो आम आदमी गणेश गरीब जानता है। सही बात है। एकदम सही कहा आपने, एकदम सही। लेकिन सर जो मैं गणेश जी के बारे में पढ़ रहा था, आप बहुत अच्छे लेखक भी हैं, आपने 2 किताबें लिखी हैं, तो उन किताबों के बारे में बताइए सर, क्योंकि मैं खोज रहा था, मुझे मिली नहीं कहीं पर भी वो। लेकिन आपसे जानना चाहूँगा किस बारे में वो किताबें आपने लिखी थी, अगर आपको याद हो, और क्या उसके विषय वस्तु थे? उसमें असल में एक ही था, क्योंकि लक्ष्य हमारा ये था जन जागरण का और उत्थान का। तो एक तो था उज्जवल भविष्य और हमारा दायित्व, मतलब हम उज्जवल भविष्य चाहते हैं ना, विकास की बात कर रहे हैं, हमारे उज्जवल भविष्य। सही बात है। तो हमारा दायित्व क्या है, इस पर मैंने एक छोटी सी लेख और कविता की किताब, उज्जवल भविष्य और हमारा दायित्व नाम की। अच्छा। तो इस पर दिल्ली में पहाड़गंज में कमल विद्यालय, विद्यासागर क्या नाम उनका, एक थे बहुत पुराने हमारे लेखक ना, उनको भी भेंट करने के लिए गया मैं, वो दिया। तो उनका बल्कि पत्र आया हुआ मेरे को। अच्छा। कि जैसा गणेश सिंह गरीब कर रहा है, अगर यही चेतना जगाने का प्रयास किया गया और लोग भी उनको अनुसरण करें तो भविष्य उज्जवल हो सकता है। तो इसमें कमल साहित्य अलंकार उनका नाम, कमल साहित्य अलंकार जी तो था। एक तो ये थी जन जागरण के लिए जी कि हमारा दायित्व क्या है, उसमें है, बल्कि उसकी फोटो स्टेट कर सकते हैं आप, मेरे पास पर कॉपी है। जी है ना। नंबर 2, मैंने जिला प्रशासन ने उसका विमोचन किया किताब का, पर्वतीय विकास और चकबंदी। पर्वतीय विकास और चकबंदी नाम की ये किताब, उसमें उस वक्त निसंग भी हमारे साथ था। तो कोट ब्लॉक में था उसका, लोली इंटर कॉलेज में विमोचन, और डीएम तो नहीं आ पाया लेकिन एसडीएम आया। तो कुल मिला के उसको पढ़ के बहुत सारे लोगों के पत्र मेरे पास आए प्रशंसा में।
तो सर क्योंकि आपने किताबें भी लिखी हैं, हाँ। हालांकि मुझे पता नहीं आपको याद कितना होगा, क्या कोई कविता की 2 लाइनें आपको याद हैं किसी असल कविता में की? ऐसा है, अब मेमोरी हो गई ख़त्म, हम्म, याद नहीं है। वो किताब आपको उसको फोटो उसको ले सकते हैं, अब है ना। नहीं नहीं, ज़रूर सर, ज़रूर हाँ, ज़रूर। आपको छोटी छोटी की है ना मैंने। जी 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 जी। हाँ नहीं, बहुत बहुत मतलब आपने हर क्षेत्र में कोशिश की है कि चकबंदी को हाँ आगे बढ़ाया जाए। हाँ तो सर एक सवाल ये उठता है कि जब आप दिल्ली से उत्तराखंड पहाड़ आने के लिए, दिल्ली आपने सब समेट लिया था, हाँ। क्योंकि एक आपकी जो पत्नी है, क्या उनकी तरफ से विरोध नहीं जताया गया कि आप असल क्यों में अच्छा खासा छोड़ के जा रहे हो? इसमें इसकी भी एक कहानी है। 2 साल तक तो ये मकान समझ लीजिए एक्सचेंज किया, वो किया, निकल गया, ये ठेका दिया। मैंने कहा भाई मकान पहले पहले ठेका चाहिए सही बात है। टिकने का। तो इस पे लग गए 1 साल। तो तब तक ये वही थे। अच्छा, दिल्ली में ही? हाँ, दुकान थी, उसको मतलब थोड़ा सा देखभाल करके, और एक मद्रासी था रखा हुआ मैंने मैकेनिक, तो काम करता था दुकान में, और ये अब चलाते थे। बच्चे भी वहाँ थे। लेकिन उसके बाद जब घर आने की बात और दुकान बेचने की बात, तो मैंने तब इनको छुट्टियों में मैंने कहा बच्चों की छुट्टी है गर्मियों में, चलो घर। चलो जी, तैयार हो गए। और जब तैयार हो गए गर्मियों में, तो मैंने गाय ले दी। मैंने कहा दूध पियो। हम्म, तो गाय पालना शुरू कर दिया इन्होंने, और दूध पिया। तो इनको गाय पालने का चस्का लग गया, है ना। तो तब उधर जाने का तो कोई सवाल नहीं हुआ। तब उसी में करते रहे, तब संतवारा हो गया, उनके दिमाग में बैठ गई कि अब ये। चीज़ें तो बन उस जाएंगी। बहाने, मतलब छुट्टियों गर्मियों की छुट्टियों के बहाने इनको ले आया मैं सबको, है ना। तो ये इस तरह से सेट हो गए। सेट हो गए। और सही। अब तो सारा अब तो काम। आप लोग ही हैं, हाँ संभाल रहे हैं। हाँ। तो सर माँ बाप की तरफ से कुछ ऐसा नहीं हुआ कि अरे तो अच्छी खासी नौकरी छोड़ के क्यों आ रहा है? मेरे जो माँ, आपके, हाँ, आपके माता पिता जो थे। असल में मेरे माँ बाप की डेथ हो गई थी तब तक, ओके। है ना। 81 में ही उनकी डेथ हुई, और 80 में हुई होगी, और 81 में मैं घर आ गया। उनकी डेथ हुई और मैं यहाँ आ गया संभालने के लिए और थोड़ा सा। तब आपने पूरा यहाँ हाँ, पूरी ज़िंदगी यहीं यहाँ नहीं, बिताई तब से। हाँ। सर आप मतलब उम्र के इस पड़ाव में कई बार आप दिल्ली गए होंगे, कई बार देहरादून गए होंगे। शहर वर्सेस पहाड़ की जब हम बात करते हैं, शहर का मुकाबला अगर हम पहाड़ के गाँव से करें, और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिस बंदे ने आंदोलन किया है, क्या आपको आपके हिसाब से शहरी ज़िंदगी आराम के मुकाबले सही है, या पहाड़ की ज़िंदगी जिसमें बहुत सारी तकलीफ़ है, चुनौतियाँ हैं? अगर सच पूछिए, कई लोग यही सवाल करते मेरे से। मुझे जो आनंद यहाँ आता है, वहाँ मुझे घुटन होती। जब मैं दिल्ली या देहरादून की तरफ जाता हूँ, तो मुझे घुटन होती, 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकता। सूट ही नहीं करता वहाँ का रहन सहन, खान पान। खान पान भी और ही और। भाई हम तो अपने ठाट से या अपने मनपसंद खाना खाते हैं, मनपसंद की हवा खाते हैं, सही बात है। पानी भी। तो कुल मिला के मेरे तो कतई रास नहीं आया शहर। बाद में भी इनके भी रास नहीं आया, ये भी नहीं टिक सकता। और आप पूरी ज़िंदगी अभी यहीं पर हैं, और भाई यही रहे है। आपने यहाँ काटी है पूरी बस ज़िंदगी। समझ लीजिए 81 से बस यहाँ मस्त है। अपने बच्चे अब हैं। केवल इतना कमी है, कमी इतनी है कि साहब अब हमारी हालत हो गई खराब, रोटी भी कौन पकाएगा। तो अब हमारे एक लड़का है, वो बेरोजगार है, जी। बड़ा लड़का 60 साल का है। अब वो कह रहा था कि मैं अब घर आऊँगा। तो मैंने कहा भाई घर आके संभाल, सही बात है। है ना। तो देखिए बोल रहे हैं, लेकिन आने के लिए तो हिम्मत चाहिए ना, हिम्मत चाहिए, सही बोलने बात है। करने की। वो ज़रूरत है। आपने सर बहुत सही बात की कि जो प्रवासी हैं, उत्तराखंड के लोग जो हैं, जो दिल्ली बम्बई बैठे हुए हैं, तो सर हम लोग, जैसे आपने अपने बेटे का एग्जांपल दिया, हाँ, और जो भी पहाड़ के जो लोग हैं, जो प्रदेशों में बसे हुए हैं, वो आराम परस्त हो गए हैं, लेकिन अगर वो पहाड़ आने की सोच रहे हैं तो उनके सामने कई चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। ना खेती आपकी ढंग की है, ना आपके स्कूल हैं, पलायन की एक दिक्कत उनके सामने खड़ी हो जाती है। तो क्या वो एक ईमानदार कोशिश कर पाएंगे यहाँ आने की? देखिएगा अगर सरकार ईमानदारी से चकबंदी कर दे, एक सीधा
एक नोटिस जारी कर दे कि भाई गांव में रहकर खेती करना चाहता है या कोई भी धंधा करना चाहता है, कई धंधे हैं, चाहे टूरिस्ट का काम कर लो, चाहे कुछ कर लो, दुनिया भर के धंधे हैं, उनको हम जमीन देंगे। सरकार सीधा सर्कुलर निकाले, एक कानून बनाए कि भाई जो वहाँ कुछ धंधा करना चाहता है उसको हम इतनी ज़मीन देंगे। ये जितनी ज़मीन बंजर पड़ी है ये सरकार ले, ऑक्युपाई करे सरकार, चाहे वो बाहर विदेशों में गया है, चाहे यहाँ है, चाहे कोई, लेकिन सारी ज़मीन बंजर अपने हाथ में ले और नए सिरे से इसका बंटवारा करे। सीधा ही नोटिस कि भाई जो यहाँ कुछ करना चाहता है लिखित ले लो, उसको एग्रीमेंट लो कि करना चाहता है तो उसके लायक, जो करना चाहता है उसके लायक कितनी ज़मीन चाहिए वो दो, लिखित ले लो कि जब तक मैं इसको आबाद करूँगा तब तक मालिक हूँ, उसके बाद मैं मालिक नहीं हूँ। ठीक है नहीं? एकदम। जब तक ऐसा सख्त कानून नहीं बनेगा ना, ये आबाद नहीं होने वाले, ये खंडर हो जाएंगे, भुतवा गाँव हो गए सब। ट्रू सर। सर एक दिक्कत जो खेतों के साथ आती है, पहाड़ के खेतों के लिए स्पेशली, गूणी बांदर, जब हम गढ़वाली में बोलते हैं कि भाई बंदर सब समूल नाश कर देते हैं, आपकी कोई भी फसल होती है ख़त्म कर दी जाती है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे खोजा जाए? क्योंकि अगर कोई बंदा यहाँ ज़मीन करने आएगा, कृषि करने आएगा, तो उसके सामने ये चैलेंज भी है कि इससे वो कैसे निपटे। देखिए, इसमें तो कुछ सरकार को भी पहल करनी पड़ेगी। जो जंगली जानवर है ना, तो इसको किस तरह से बचाया जाए इन लोगों से, इन जानवरों से, इसमें सरकार भी अगर ईमानदारी से इसमें पहल करे तो हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, संभव है, प्रयास किए जा सकते हैं। क्यों नहीं? देखिए, बाई चांस शहरों में रह रहे हैं, वहाँ भी तो बंदर है, तो यहाँ पर कई लोगों ने हमारे जैसे ये है, ये होम स्टे बना दिए। कई लोग फिर गौ पालन, दुग्ध उद्योग, यहाँ दूध नहीं है, थैली का दूध खा रहे हैं लोग, तो दूध का हो सकता है। जड़ी बूटी पैदा करें, जड़ी बूटियों का हो सकता है। इस तरह और भी कई धंधे हैं। मैंने तो पूरा डिटेल जो है वो कुछ मैं आपको दूंगा, ये वो दिया है कि क्या क्या कर सकते हैं हम यहाँ। एक 64 सूत्रीय कैलेंडर बनाया मैंने। अच्छा। हाँ, उस पर सभी लोग चकित रहते हैं, यार क्या चीज़ बनाई। तो लेकिन कदरदान कुछ करता है, जिसने करना ही नहीं उसके लिए सब बेकार, सब बेकार है। सही कहा सर आपने। तो उसमें मैंने सारी समस्याओं का निदान और सारे रोजगार के साधन इसमें चकबंदी में दिए हुए हैं। तो सर मतलब कहने का मतलब ये है कि पूरा सारांश ये निकलता है कि अगर आपको पहाड़ आबाद करने हैं तो चकबंदी एक अनिवार्य चीज़ आपके लिए हो जाती है, क्योंकि कम से कम जो कृषि करना चाहता है उसको एक जगह चक मिल जाएंगे, एक जगह खेती बाड़ी मिल जाएगी, तो अपनी खेती कर सकता है वो। कृषि क्या कुछ भी करना चाहता है, मतलब गाँव में रहकर कुछ भी करना चाहता है, चाहे वो मकान भी बना रहा है, तो तभी तो ज़मीन चाहिए उसको। आज ये टूरिस्ट, ये जो होम स्टे है, होम स्टे बनाने के लिए ज़मीन नहीं है उसके पास, और चाहता है कि मैं होम स्टे बनाऊँ, तो चकबंदी से उसको ज़मीन तो मिलेगी, आधार। जब तक आधार नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता, और वो आधार चकबंदी से मिलेगा। चकबंदी से मिलेगा, लेकिन बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो होनी चाहिए। सर अब आखिरी पड़ाव में हम इंटरव्यू के, और मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। आपके सानिध्य में कई लोगों ने चकबंदी के लिए अभियान चलाया, आंदोलन चलाए, कपिल डोभाल भी उसमें प्रमुखता से नाम आते हैं। आपके उसमें हल्द्वानी में है जोशी, सब कहीं ना कहीं आपसे एक प्रेरणा लेकर के लोगों ने शुरू किया। आप लोगों ने भी गांव जा करके कोशिश की कि लोगों के बीच इसके लिए जागरूकता फैलाई जाए। आपने हिमाचल का भी अध्ययन किया चकबंदी का। सर अगर मैं हिमाचल वर्सेस पहाड़ उत्तराखंड की बात करूं, तो हिमाचल का चकबंदी कितना सफल हुआ है, और क्या हिमाचल की चकबंदी के नियम को हम उत्तराखंड में लागू कर सकते हैं? वहाँ देखिए, मैंने दोनों के नियम पढ़े, हिमाचल के भी और उत्तर प्रदेश के भी। नियम कानूनों का जहाँ तक सवाल है, जो प्रक्रिया है, उत्तर प्रदेश से अच्छा कोई नहीं। ओके। हिमाचल में भले ही बना है जी, लेकिन वहाँ भी बेईमानी चली है।
बड़े बड़े लोगों ने तो चक मार ली, और गरीब लोगों को वही 2-4 जगह उसको दे दिया आगे, ले भाई तेरा ये इतना है। हाँ, जरा यहाँ दे दिया, जरा वहाँ दे दिया। हम्म, मतलब जहाँ 12-15 जगह था वहाँ 3-4 जगह कर दिया और हम्म, संतोष कर दिया। वहाँ गया मैं, गांव में बैठकें की मैंने, करीबन वहाँ 1 हफ्ते का टूर था मेरा हिमाचल में। बाकायदा चकबंदी विभाग ने मेरे को रहने खाने की व्यवस्था भी की, गांव में बैठकें भी कराई, वहाँ सब मैंने देखा। तो वहाँ भी बेईमानी बहुत चली है, और उसका नतीजा क्या हुआ कि पर्वतीय क्षेत्र में चकबंदी वहाँ भी रह गई, आगे हिम्मत नहीं कर पाए ये। लोग डर गए होंगे कहीं कि हाँ। मेरी खेती चली जाएगी। तो जहाँ तक इसका सवाल है ना, हम ये कह रहे हैं हम उत्तराखंड के लोग हैं, अलग राज्य मांगा है, अपनी व्यवस्था करने का दम भरा है हमने। अरे व्यवस्था में चकबंदी की व्यवस्था हम स्वयं करेंगे, कानून स्वयं बनाएंगे, क्या क्या। सही बात है। तो हम कह रहे चकबंदी का मैनुअल हम बनाए, पर नियत तो तैयार हो, तैयार हो, तुम्हारी। सरकार तो तैयार हो कम से कम बिल्कुल, लागू करने के सब कुछ लिए। हो जाएगा, लेकिन मुश्किल तो ये है ना कि अब हम मर जाएंगे तो तब कोई उठाने वाला नहीं उठाने होगा, वाला नहीं बचा है, ये और चीज़ किसी है। को दम नहीं है। हम्म, अभी कई यहाँ जमीन संबंधी बहुत विवाद है, वो विवादों का हल कैसे होगा जब तक कि सही प्रारूप नहीं बनेगा। उसका विवादों का एक ही प्रारूप था कि सारी जमीन सरकार, हम्म, ठीक है नी, खत्म बात, और फिर भाई उसको बंटवारे बंटवारा खत्म। कर दे, और तब जाकर नए सिरे से जो करना चाह रहा है उसी को जमीन दो। बांटे। सर, भाई जो घूमने के लिए चल रहा है तो घूमने के लायक उसको 2-4 नाली दे दो, 4 नाली 10 नाली 5 नाली। लेकिन यहाँ तो वो 100 नाली 50 दबा के बैठा हुआ है और आता नहीं है। आता नहीं है, सही बात है, ये सही तो दिक्कत। उसको बुलाने का तरीका है ये। जी तो जी गरीब जी, लोग जो है निश्चित रूप में करेंगे। शहरों में कई लोग दुखी हैं, यहाँ किराएदार है, आज यहाँ है, कल वहाँ है, कल वहाँ है, कल वहाँ है, और क्वार्टर बदलते बदलते ही परेशान है। जिंदगी उसी में कट जा रही है। हाँ, अब फैक्ट्री वालों ने 8-10 हजार में नौकर रखे हुए हैं। अब वो 8-10 हजार में किराया देगा या बच्चों को पढ़ाएगा, क्या क्या करेगा। तो ये सोचने की बात है ना। सही बात है सर। यहाँ तो पानी हमारा फ्री का है, आवाज सब कुछ फ्री है, पंखे की जरूरत नहीं है। यहाँ खाना भी नमक रोटी खा के जो आनंद आता है, अब पुदीने की चटनी बनाते हैं, रोटी खाते ठाट से, सही बात है आनंद सर। आता है। सही बात मैं तो है। इनको कहता हूँ कि चटनी रोटी खिलाओगा, उससे स्वास्थ्य ठीक रहेगा। एकदम सर, एकदम सही कहा आपने। सर, आपने यहाँ जो रहेगा ना, जी सर, उसको कम से कम शुगर की बीमारी नहीं होगी, है ना। अब उससे जितने देखो आप वहाँ शुगर के बीमार है, सब बैठ बैठ के सब शुगर हो गया। ये दिक्कतें शहरों में आप बीमारियों को आमंत्रण बहुत दे रहे हैं। हाँ। आपका स्वच्छ हवा है, स्वच्छ पानी है, उसे पिया जा सकता है और हवा को लिया जा सकता है। सर, आपका पूरा जीवन जो है चकबंदी के इर्द गिर्द घूमा। आपने जो कहा, जो बोला, जो देखा, जो सुना और जो दिखाया, सब चकबंदी के इतर रहा। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आप आज 88 साल के हो गए हैं। आप 88 साल का जीवन आपने इसमें बिता लिया, कुछ नौकरी भी आपने की और एक पूरा दशक, आप 50 साल 60 साल आपने चकबंदी को दे दिए। क्या लगता है कि ज़िंदगी में जो आपने किया, जो कोशिश की आपने, वो सफल हो पाई है? देखिएगा, इतना तो जरूर हुआ सफल। मैं इस मायने में मानता हूँ कि हर एक के दिमाग में चकबंदी की बात आती है, महसूस करता है, भले ही वो आवाज़ न उठा पा रहा हो, वो अलग बात है, वो हिम्मत की बात है, संगठन की बात है। तो उसके लिए संगठन की ज़रूरत है। तो कोई संगठन, जैसे युवाओं का कोई संगठन खड़ा हो जाए, इसको लेके निश्चित रूप में विजय मिलेगी। जी, एकदम सही कहा आपने। संगठन शक्ति ही महाशक्ति है ये कलयुग में, है नहीं। तो बिना संगठन के कुछ होने वाला नहीं। परिवार में भी अगर संगठन नहीं है, पति पत्नी अलग अलग है, तो वहाँ भी हम कुछ नहीं बिखराव आ जाएगा वहाँ पे। तो संगठन, जिस परिवार में, जिस गांव में, जिस राज्य में संगठन है,
वहाँ सब कुछ होगा। सब कुछ होगा। सर मैं आखिरी सवाल रखता, लेकिन एक और आखिरी सवाल, ज़िंदगी के इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद मन में कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी कसक है कि काश वो चीज़ भी हो जाती तो मेरा जीवन संपूर्ण हो जाता, या फिर ऐसा लगता है कि जो किया अच्छा किया, ज़िंदगी अच्छी भी थी? देखिएगा, जहाँ तक मेरे मन की बात, मेरी आत्मा एक ही मांग करती है कि पहाड़ में चकबंदी हो जाए, हर आदमी अपने बाप दादे की ज़मीन पर आए, उसको विकास करे। यही मेरा सपना है। बहुत इसके सुंदर। अलावा कोई दूसरा सपना नहीं है। बस मैं आबाद देखना चाह रहा हूँ, ये गांव आबाद हो, ये परिवार भटके नहीं, बल्कि अपने गांव में आराम की ज़िंदगी, मेहनत की ज़िंदगी जिए और उत्पादन बढ़ाए। है। बहुत खूबसूरत कहा सर आपने। आपकी पूरी ज़िंदगी एक आंदोलन रही है। आपने चकबंदी के लिए, पहाड़ की हालातों को सुधारने के लिए आंदोलन किया और ख़ुद का नाम बदल करके उस तबके से जुड़ने की कोशिश की जिसको सबसे ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत होती है। तो गणेश सिंह जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और इस आंदोलन को इतना बड़ा रूप देने के लिए। अब जैसे आपने कहा कि सरकार की नीयत होगी तो चकबंदी होगी, और चकबंदी होगी तो हालात भी सुधरेंगे। तो उस एक पॉजिटिव नोट के साथ हम उम्मीद करते हैं कि जो धामी सरकार बोल रही है कि हम सख्त चकबंदी के नियम लागू करने की तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद करें कि वो कुछ इसी तरीके से हों जैसे गणेश सिंह गरीब जी ने कहा। क्योंकि अगर पहाड़ की हालात बदलने हैं तो पहाड़ के लोगों को यहाँ इंसेंटिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। और वो आपने जो 50-60 साल से चकबंदी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वो अपनी बातों को समेट कर उन्होंने इस इंटरव्यू में रखने की कोशिश की है, और हमने कोशिश की है कि आप तक हम उस व्यक्ति की बात पहुंचा सकें जिसने चकबंदी करके फिर लोगों को बताया कि आप चकबंदी करिए, और पहाड़ में चकबंदी का बीज बोने वाला वो इंसान गणेश सिंह गरीब जी हैं। आज गणेश सिंह गरीब जी हमारे साथ थे। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए और इतनी सारी जानकारी देने के लिए। कि आप लोग चकबंदी की खोज में यहाँ तक आए हैं, शुक्रिया इसके सर। लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। हमसे ज़्यादा वैसे तो धन्यवाद गणेश सिंह जी का करना चाहिए, हम उनका इंटरव्यू ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, अगर 100% नहीं, कम से कम 10% अपने गाँव से कनेक्शन रखिए, अपने खेतों, अपने बाड़ियों को बचाने की कोशिश करिए। जैसे गणेश सिंह जी ने बोला कि वो अपने बाप दादाओं की खेती को बचाना ज़रूरी है, और उसको बचाना है तो आपको अपने गाँव, अपने घर, अपनी गलियों, अपने माँ बाप, जो आपके बाप दादा हैं, उनकी जो विरासत है उसको संभालना होगा। खैर, इस नोट के साथ और एक सकारात्मक पॉजिटिव फीडबैक के साथ हम इसको ख़त्म करना चाहेंगे कि सरकार शायद सकारात्मक कदम उठाए और पहाड़ की सूरत बदले और पहाड़ का युवा वापस अपने घर आए, अपने घर को आबाद करे। इसके साथ ही ये इंटरव्यू देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर एक नई शख्सियत होगी, नए सवाल होंगे और नए जवाब होंगे। शुक्रिया।